नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर आज हम बात करेंगे पर्यावरण से जुड़े तमाम कानूनों को जो पिछले 6 साल में लगातार कमज़ोर किए गए हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई तो उनके चुनाव प्रचार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये थी कि बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो इन्वायरमेंट के राह के रोड़े हैं, यानी इन्वायरमेंट की क्लियरेंस जो लेनी पड़ती हैं, उनको हम धीरे धीरे हटाएंगे। ये बात उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कही थी। और उसके बाद पिछले लगातार 6 साल में भले ही इकोनॉमी जो है आज खस्ता हाल है, लेकिन पर्यावरण की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पर्यावरण जो है उनके तमाम नियम कानून जो हैं उनको तहस नहस किया जा चुका है, काफ़ी कमज़ोर किया जा चुका है। इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने साथी मयंक अग्रवाल से, जो मोंगावे इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार इस मामले पर लिखते रहे हैं। मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो सरकार जब आई थी उसके बाद से अभी तक आपने कई रिपोर्ट्स लिखी हैं। हमारे दर्शकों को क्या आप ये समझा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनको पर्यावरण के लिहाज से कमज़ोर किया गया, उन कानूनों का क्या महत्व था और अब उन कानूनों को किस तरह से कमज़ोर करके क्या उसका असर पड़ने जा रहा है? हृदय, देखिए, शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे छोड़ा गया हो, और जिसे छोड़ा गया है उसे बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो अगर हम 2014 से बात करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई और उसी के जस्ट अगले महीने जून 2014 से ही इस चीज़ की कवायद शुरू हो गई। सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा, सबसे पहले इंडस्ट्री बॉडीज़ ने मोदी सरकार को एक 60 पॉइंट की एक्शन लिस्ट दी, जिसमें उन्होंने बोला कि ये 60 पॉइंट में अगर हम फेरबदल करते हैं तो ये जितने बॉटल नेक्स नाम हैं जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को रोड़ा मानते हैं वो इंडिया की ग्रोथ में, वो सब ठीक हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएमओ में डायरेक्ट एक कमेटी बनाई गई जिसमें अलग अलग मंत्रालय के लोग थे, और विद इन नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स लगभग 60 में से 55-56 वो पॉइंट्स सरकार ने पूरे कर दिए और कईयों में शुरुआत कर दी। बहुत उसी के जस्ट अगले महीने जून और जुलाई के ही समय पे उन्होंने एक कमेटी बनाई, फॉर्मर TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने वो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे TSR सुब्रमण्यम जी, और उन्होंने उस कमेटी में पूरे ही जितने एनवायरनमेंट लॉज हैं, देश के मेजर एनवायरनमेंट लॉज हैं, उसमें पूरे एक मेजर ओवरऑल करने की बात कही, ताकि एक इंडस्ट्री को पुश मिल सके और जहाँ जहाँ बॉटलनेक्स बनते हैं, जहाँ जहाँ ग्रोथ रुकती है उनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को पुश करा जा सके। पर उस पूरी कमेटी की रिपोर्ट का इतना क्रिटिसिज्म हुआ, इतना उसका विरोध हुआ कि सरकार को वो पूरी एक बार में इम्प्लीमेंट करने से रोकना पड़ा। इवन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा। पर उसके बाद सरकार ने क्या करा कि उस पूरी रिपोर्ट को एक साथ ना लाते हुए उन्होंने उसको टुकड़ों में बांट के नोटिफिकेशन एक के बाद सालों दर साल करते समय काफ़ी सारा हिस्सा उसका अब तक उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं करा। पर सिर्फ ये नहीं है, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स देखें तो 2014 में ही उन्होंने एक कमेटी बनाई कोस्ट के लॉज को चेंज करने के लिए, ताकि उसके हमारा 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, ताकि उस कोस्ट लाइन को डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग सेक्टर्स के लिए खोला जा सके। यानी समुद्र तट पर जो निर्माण कार्य होता है उसके अपने कुछ नियम हैं कि आप इतनी दूरी पर नहीं बना सकते हो, इन बातों का ख्याल रखेंगे, मैंग्रोव्स खत्म नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें दर्शकों की समझ के लिए बता रहा हूँ। तो उस पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो नियम है वो बदल दिए गए। हाँ, तो पहले उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने पूरा एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट दिया कि उसमें इतने चेंजेस करने चाहिए, और पूरा मतलब दर्जन भर चेंजेस के लिए काफ़ी चेंजेस बोले। वो उसकी एक ड्राफ्ट लाया गया पब्लिक से कंसल्टेशन के लिए। पर जैसे हर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की हर नोटिफिकेशन में होता है, कंसल्टेशन में होता है, कि उस पर भी काफ़ी विरोध हुआ। और पर उसके बाद सरकार ने एक साल लगभग उस पर वेट करा, और फिर चोरी छुप के धीरे करके एक दिन उठा के नोटिफिकेशन पिछले साल उन्होंने फाइनलाइज कर दी और पब्लिश कर दी। तो अब जो नई नोटिफिकेशन जो आई है 2019 की जो CRZ नोटिफिकेशन आई थी, उसके अकॉर्डिंग अब बहुत सारे जगह पे जो समुद्र तट के बहुत करीबी एरिया हैं उनको डेवलपमेंट के लिए खोल दिया गया है। और बहुत सारी ऐसी फिशिंग कम्युनिटीज़ जिनको पहली वाली नोटिफिकेशन में 2011 वाली नोटिफिकेशन में बहुत प्रोटेक्शन थी, वो अब नहीं है।
तो ये तो CRZ जोन की बात है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से कानून हैं, बहुत संक्षेप में अगर आप उनका जिक्र कर सकें, जिनको कमज़ोर किया और जिनका क्या असर पड़ता है? जैसे छोटे छोटे बात करते हैं, जैसे धीरे धीरे सरकार ने हमारे कोल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, कोल पे हमारा कोयला बहुत खनन। कोयला खनन, हमारा कोयला खनन, कोल माइनिंग का बहुत फोकस है हमारी सरकार का। जबकि हमारे पास अगर हम रिकॉर्ड्स देखें, सरकार के खुद के रिकॉर्ड्स देखें, तो 2027-28 तक हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद हमने इतनी माइंस पहले से है कि जिनसे कोयला निकाल सकते हैं, बहुत मतलब हमें अपने जंगल अभी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद हम लगातार कोयला खनन के लिए परमिशन दिए जा रहे हैं। और एक एनवायरनमेंट नॉर्म्स में, एक क्लियरेंस में एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको जब भी एक्सपेंशन करना होता है तो पब्लिक के पास दोबारा जाना होता है, पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक हियरिंग करनी होती है। सरकार ने धीरे धीरे ओवर द इयर्स, पिछले कुछ सालों में, पिछले 6 सालों में उसकी कंडीशन और उसका लेवल इतना बढ़ा दिया कि अगर आपको अपनी प्रेजेंट माइन का 50% तक एक्सपेंशन करना है, 40-50% तक एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए आपको दोबारा पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं। जब कोई जनहित सुनवाई उसके लिए कोई जनहित सुनवाई नहीं है। जबकि जितने एक्सपर्ट्स हैं, आपके माइनिंग के एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इससे जो लोगों की कम्युनिटी के राइट्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ है, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये हो गई कोयला खनन की बात। वो दूसरा, यानी लोगों को बताए बगैर उनके इलाकों में हम कोयला माइनिंग कर सकते हैं और उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हम अब ज़्यादा कोयला माइनिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही सरकार ने, मतलब जैसे बॉटल नेक का जो सबसे बड़ा चार्ज था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पे, जो सबसे बड़ा आरोप है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पे, उसको ठीक करने के लिए सरकार ने धीरे धीरे जब शुरुआत करी तो उन्होंने बोला कि हम उसे ऑनलाइन सिस्टम करेंगे। वो सराहनीय कदम है कि ऑनलाइन करना, ट्रांसपेरेंसी करना। पर जैसे इस सरकार के मैक्सिमम ग्रैंड प्लान्स में प्रॉब्लम है कि ग्रैंड प्लान बनाते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन में सारा गच्चा डब्बा गोल हो जाता है, मॉनिटरिंग हो जाता है। तो जैसे हम इनके इसी ग्रैंड प्लान की बात करते हैं, तो इनका पहले एवरेज टाइम था एक क्लियरेंस का 600 दिन, 550 से 600 दिन। वो 2017-18 तक सरकार बहुत सारे 1.5 साल 2 साल के अंदर सरकार उसे 180 दिन ले आई। अब सरकार का उसको प्रोसेस है कि उसको 100 दिन के अंदर ले आए। 100 दिन के अंदर लाने का मतलब है कि बहुत सारे ओवरसाइट मैकेनिज्म्स, बहुत सारे जहाँ पर लोग उसे चेक कर सकते हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स बन रही हैं उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को जानने के लिए, उसको बहुत सारा हम सर्कमवेंट करेंगे, उसके चारों, मतलब उसको स्कर्ट अराउंड करके हम उसको वीक हो जाएगा पूरा मैकेनिज्म। उस चीज़ को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और जो भी सरकार क्लियरेंस देती हैं, जो भी इसको कंप्लाई कराने के लिए, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस पे सरकार का कोई भी फोकस नहीं रहा है। राइट। पर मतलब गिविंग क्रेडिट वेयर ड्यू, सरकार ने बहुत सारे कई कदम ऐसे भी उठाए जो सराहनीय हैं। पर अगेन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर, जब 4-5 साल बहुत पब्लिक प्रेशर रहा सरकार के ऊपर, तो सरकार एक नेशनल क्लीन एयर प्लान लेकर आई। हाँ, NCAP 2019 के जनवरी में सरकार एक NCAP लेके आई थी, जो कि हमारी हवा में जो प्रदूषण है उस पर हमने कुछ 100 से ज़्यादा शहरों को शामिल किया कि इनकी हवा को हम साफ करेंगे। पर उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि उस प्लान में वो लीगली बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पे। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, फलाना है, ढिमकाना है, पर फेडरल स्ट्रक्चर में आप एक तो प्लान में लीगली बाइंडिंग नहीं है, टारगेट्स नहीं है, बहुत सारे टारगेट्स मिसिंग है। बहुत प्रेशर के बाद सरकार टारगेट भी लेकर आई उसमें, पर इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वर्क इन एक्शन। राइट। जबकि ऑलरेडी सरकार ने काफ़ी साल उस पर लिए थे। तो ये क्रिटिसिज्म सरकार का है कि हर चीज़ जो लाती है उसको ऊपर से लाके छोड़ देना, सुपरफिशियल तरीके से लाना, वो एनवायरनमेंट सेक्टर में बिल्कुल बैठा हुआ है। राइट। तो मैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्योंकि मैं मयंक के साथ काम करता हूं और कुछ रिपोर्ट्स मैंने भी उस पर लिखी थी, तो उसमें 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं। पहला तो ये जो मयंक ने बताया कि वो बड़ा ढीला ढाला एक कार्यक्रम है, जिसमें जो हमारी 2024 तक जो 20 से 30% उन महानगरों की हवा को साफ करना है। राइट। और दूसरी बात ये, उसमें कोई सजा का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो अधिकारियों को डर तभी होता है जब उनको लगता है कि हम नहीं कर पाए तो सजा होगी। और दूसरा, अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं शायद आपने भी देखी होगी, कि 100 से ज़्यादा, कोई 150 से ज़्यादा है, मुझे ठीक से याद नहीं, हो सकता है 200 से ज़्यादा है वो नंबर, ऐसे शहर हैं जिनमें प्रदूषण का स्तर वही है जो उन शहरों में है जो उस लिस्ट में शामिल किए गए। तो वो अभी तक बाहर क्यों हैं? अगर हमारी नीयत साफ़ है तो हमें उन शहरों को भी उसमें शामिल करके साफ बनाना चाहिए। मैं अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आपको से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जो स्टोरीज लिखी हैं उनमें 6 कानूनों का आपने जिक्र किया जिनको कमज़ोर किया गया है। तो अगर ब्रीफली आप उसमें से कुछ कानूनों के बारे के नाम ले सकें कि कौन कौन से कानून हैं जो अभी कमज़ोर हुए? देखिए, सबसे पहले देखते हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही देखिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक EIA नोटिफिकेशन है।
EIA नोटिफिकेशन हमारे सारे एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो मिलती हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को, चाहे माइनिंग को लेकर हो, चाहे बड़े डैम्स को लेकर हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, तो उस प्रोजेक्ट को उस नोटिफिकेशन को सरकार ओवरऑल करना चाहती है। अब ओवरऑल करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है कि समय के साथ बदलना चाहिए, पर ओवरऑल करने के नाम पे क्या हम उसे वीक कर सकते हैं, क्या हम उसे कमज़ोर कर सकते हैं? तो जो सरकार अभी पिछले कुछ महीने पहले ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक्चुअली लेकर आए EIA नोटिफिकेशन 2020, ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020, अगर उसका एक सरसरी निगाह पे ही हम बात करें तो वो इतना वीक करके सरकार लेकर आ रही है कि अगर वो आ गया तो पब्लिक कंसल्टेशन भी कम हो जाएगा, और दूसरा एक जो प्रोजेक्ट्स जो बिना क्लियरेंस के शुरू हो जाते हैं, या जो एनवायरमेंटल जो पर्यावरण के कानूनों को वायलेट करते हुए काम कर रहे हैं, उन सबको एक रेगुलराइज करने का एक लेजिटिमाइज प्रोसेस हो जाएगा। राइट। मैं इस पे एक बात याद करते हुए दर्शकों को पहले तो समझा दूँ, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, जब भी कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है, जैसा मयंक बता रहे थे कि उसका कुछ असर होता है, यानी कि इन्वायरमेंट पे असर होता है, बल्कि एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है कि समाज पे क्या असर पड़ेगा। माना कि आप एक डैम बनाना चाहते हैं नदी के किनारे, तो वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा, तो जंगल काटने से पर्यावरण का नुकसान होगा, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। और अगर लोगों को हटाएंगे तो सोसाइटी कहाँ जाएगी, सोशल इम्पैक्ट उसका है, कितने लोगों का रोज़गार जाएगा। तो इसके लिए जो नियम है वो काफ़ी सख्त नियम थे, जिनको कमज़ोर किया गया है। तो यानी अगर आप ऐसे कारखाने करने की कवायद है, हाँ, करने की कोशिश हो रही है, और अभी सरकार के पास जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऐसा लगता नहीं कि उसको रोकने वाला भी कोई है, क्योंकि सरकार दोनों ही हाउसेस में काफ़ी मजबूत है। मैं एक बात याद करना चाहता हूँ इसमें, हमारे उत्तराखंड में जिस राज्य से मैं आता हूँ उसमें एक प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसमें जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के किनारे मयंक बाईं ओर वो प्रोजेक्ट आ रहा था, और जो उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट थी वो दाईं ओर की थी। यानी इतनी धोखाधड़ी उस प्रोजेक्ट में चल रही थी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था, जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात है, वो उस पर थोड़ा बताएं कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो ये देने की बात आई है, वो क्या लागू हो चुकी है, सिर्फ बात चल रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में? एक्चुअली इसमें अगर हम सिर्फ बोले कि मोदी सरकार ही अकेले इसमें मतलब सिर्फ दोषी है, तो वो गलत है। हाँ। क्योंकि ये जो एफर्ट है सरकार का, ये कोई भी सरकार रही हो, हाँ, उस पर दबाव है, ये दबाव है, और ये सालों से रहा है। सबसे पहले 2002 में एक सरकार नोटिफिकेशन लाई कि जी देखिए, जो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो गए उनको एक वन टाइम चांस देंगे। वो वन टाइम चांस के बाद 2011-12 में ऐसा एक कोशिश करा गया। फिर 2017 में एक नोटिफिकेशन ऐसा दोबारा आया कि हम एक वन टाइम चांस देना चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट को होगा। पर अगर हम देखें तो वो वन टाइम चांस एक लोगों की आदत बन गया। पिछले 3 सालों में लगभग 31 या 32 मीटिंग हो चुकी है उस पैनल की जो उस एक्सपर्ट बॉडी की, सरकार की, पर्यावरण मंत्रालय की, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस के लिए देखती है या उनको अप्रेज करती है जो वायलेट करके बने हैं या जो बिना क्लियरेंस के शुरू हो गए थे। राइट। और अब 2000 ये जो ड्राफ्ट EIA 2020 आ रहा है, उसमें इसको लेजिटिमाइज करके पूरा प्रोसेस बनाने की तैयारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक रिसेंट ऑर्डर भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को, जहां पर जो प्रोजेक्ट बिना क्लियरेंस के शुरू हो जाते हैं, उस पर बहुत तीखी टिप्पणी करी है। पर सरकार, चाहे ये हो चाहे पुराने वाली हो, पर्यावरण नॉर्म्स जो हैं, पर्यावरण के जितने रूल्स हैं, वो किसी के लिए ज़्यादा सर्वोपरि है नहीं, सबको घूम फिर के इंडस्ट्री का है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात पहले भी होती रही कि जब अभी हिमाचल में, जब मोदी सरकार बन चुकी थी केंद्र में, तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, वो एक किसी कंपनी का केस लड़ रहे थे, और वो भी वही केस लड़ रहे थे, उन्हीं कानूनों को कमज़ोर करने की एक तरह से हिमायत कर रहे थे, जो एक प्रोजेक्ट के लिए जो आरोप भी मोदी सरकार। जैसे आपने कानून की बात करी, अगर हम एक पूरा फॉरेस्ट सेक्टर देखें, फॉरेस्ट जो सरकार का इस समय बहुत बड़ा फोकस है, वो फॉरेस्ट सेक्टर को खोलने का। चाहे वो फॉरेस्ट सेक्टर में ट्राइबल और फॉरेस्ट डिवेलपर्स की ज़मीन के बारे में हो, ट्राइबल राइट्स के बारे में हो, चाहे वो फॉरेस्ट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज़ को और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लाने की हो कि एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने के लिए पूरा इंडस्ट्री प्लांटेशन कराने के लिए लाने का हो। सरकार का बहुत बड़ा फोकस है इस समय फॉरेस्ट सेक्टर को ओपन करने का। तो एक हम इस समय सरकार पिछले कई सालों से लगातार एक पॉलिसी पे काम कर रही है, जो पॉलिसी ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ऐसी आखिरी पॉलिसी 1988 में आई थी, और जब भी एक बार ये पॉलिसी आती है, लगभग अगले 15-20 साल, 25 साल उस पॉलिसी के तहत ही हमारे निर्णय लिए जाते हैं। तो वो जो पॉलिसी का जो लास्ट ड्राफ्ट आया, उसमें भी बहुत सारा लोगों को ऑब्जेक्शंस था, और अभी भी उन्हीं ऑब्जेक्शन की वजह से सरकार इस पर धीरे धीरे कर रही है। पर बिहाइंड द सीन्स उस पर बहुत कुछ काम हो रहा है। Right. उसी के तरीके से एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, जो लगभग 90 साल पुराना एक्ट है, 1927 का। उसमें भी जब ड्राफ्ट आया पिछले साल, उस पर सरकार की बहुत किरकिरी हुई। उसमें बात हुई कि
ऑफिसर्स को गोलियां तक चलाने का राइट मिल सकता है। हाँ, उसमें कहा कि अगर आप मतलब गोली चलाएंगे तो जिस तरह से होता है कि माना राइट्स के दौरान या किसी भी वक्त जो सरकारी अधिकारी है अगर उन्होंने कोई नियम का वायलेट किया है तो उसको तभी उस पर मुकदमा चलेगा जब गवर्नमेंट सैंक्शन देगा। जी। तो उस तरह से उसको कवर करने की बात। जी, और एक्चुअली इस पे बहुत बड़ा डिबेट, जो बहुत बड़ी फाइट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री के बीच में यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की लगातार है, वो है जो हमारे देश में लगभग 9 या 10% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है, उसके राइट्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटी जो है उसके राइट्स, जो बेसिकली जो जंगल के हिस्से पे उनका कहते हैं कि सदियों से जो उनका राइट है जिसपे वो खा कमा रहे हैं, उगा रहे हैं, उसको लेकर उसको वीक करने का, ताकि उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या फिर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का आसानी से कब्जा हो सके। एक क्योंकि मैं कोयला खनन की बात इस बात से याद आई मेरे को, मैं आपसे एक बात और इस पर भी एक टिप्पणी चाहूँगा क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता होगा कि ये जो अभी कोयला खनन में एक बात इस तरह की भी थी कि अगर किसी कंपनी को पूर्व अनुभव नहीं है तब भी खनन की इजाज़त दी जाएगी। बहुत कुछ है, मतलब अगर हम देखें तो छोटी छोटी चीज़ें सरकार ने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं। जैसे अगर हम EIA रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे तो EIA रिपोर्ट्स में भी सरकार ने ऐसी बहुत सारी शॉडी EIA रिपोर्ट्स, मतलब ऐसी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जिनका जो इम्पैक्ट असेसमेंट करती नहीं, मतलब अगर आप एक एरिया की मान लीजिए इस पार्क की ही कर रहे हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, आप इसमें मुझे ऐसे जानवर दिखा रहे हैं जो यहाँ नहीं, आज से यहाँ से 100 किलोमीटर दूर दिखते हैं या किसी और प्रदेश में दिखते हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट बोल रही है वो यहाँ पे, और उसी को प्रोजेक्ट क्लियर भी हो जाता है, और जो है उनके लिए और जो है उनके वो है ही नहीं। आखिर में अभी क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है और कोई भी जो सरकार है, चाहे वो इस गवर्नमेंट की हो, चाहे विदेश में हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, जब ऐसी स्थिति होती है तो ज़्यादा हाई हैंडेडली काम करती है और उसका फ़ायदा भी उठाती है स्थिति का। तो कोरोना को लेकर भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन हालातों में या और बाकी पर्यावरण के जुड़े कानूनों को कमज़ोर करना या इस तरह कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उसमें दिखाई दे रहा है? अगर हम देखें तो ये जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ है, ये पूरा दो मुही तलवार की तरह है पूरे पर्यावरण सेक्टर की तरह। एक जगह पे हमारे एक्सपर्ट्स और पूरे दुनिया विश्व भर के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हमें, जैसे कोरोना की बात हुई, कि जितने जंगल है जहाँ पर जानवरों का जो एरिया है, हमको उसको बहुत केयरफुली रखना चाहिए ताकि जानवर वहाँ से बाहर ना निकले, उनका हैबिटेट ख़राब ना हो, और ऐसी जूनोटिक डिजीज़ जो हैं, जो इनका कोविड जो जूनोटिक डिजीज़ है जो जानवरों के उससे वहाँ से आई है, कि वो बाहर और ना फैले और ऐसी और बीमारियाँ बाहर ना फैले। दूसरी तरफ सरकार लॉकडाउन के बाद बहुत हाई ग्रोथ की बात कर रही है। वो हाई ग्रोथ के लिए सारा पुश जो है कि जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो उनको, अगेन वही वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, बॉटलनेक, कि जो स्लो करते हैं ग्रोथ के प्रोसेस को, प्रोजेक्ट्स को स्लो करते हैं, उनको तेज़ी लाई जाए। ऐसे मैकेनिज़्म बनाए जाएँ कि इंटर मिनिस्ट्रियल मैकेनिज़्म बनाए जाएँ और जो लॉज हैं उनको थोड़ा ढिलाई बढ़ता जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट्स को फटाफट क्लियरेंस मिले, फटाफट इन्वेस्टमेंट हो, फटाफट काम हो, तो ग्रोथ मिले। हाँ, और प्रोजेक्ट कोरोना के बाद एक इस तरह का नैरेटिव बनाना भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए, नॉट ओनली मोदी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, इट विल बी इजी टू मेक ए नैरेटिव, फॉर्म ए नैरेटिव कि इस वक्त हमें बहुत नुकसान हो चुका है। जी। और इस वक्त ये बातें थोड़ी देर समय के लिए बैक बर्नर पर रह सकती तो हैं। अगर हम अपने ही देश में देखें, दूसरे देश जाने की तो बहुत दूर की बात है, अगर हम अपने ही देश में देखें तो इस पर ऑलरेडी डिस्कशन बहुत शुरू हो चुका है, जहाँ पर हमारे जल्दी करना है कि बहुत सारे लॉज को फटाफट से आप उसको ठीक कीजिए ताकि हम उसको फटाफट से प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। जबकि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें हमारी मिनिस्ट्री का और हमारी सरकार का, किसी भी सरकार, चाहे मोदी सरकार रही हो चाहे उससे पहले की कांग्रेस सरकार रही हो, कितनी बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिले हुए सालों हो जाते हैं, वो शुरू नहीं होता और लॉज के मुताबिक वो उस समय बंद हो जाना चाहिए, पर लास्ट 2 साल बचते हैं और आप एक बड़े से थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसको फिर 3 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं, जबकि वो अंडर लॉ अलाउड नहीं है। और ये खुलेआम हो रहा है, चाहे देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के ऐसे कई प्रोजेक्ट को सरकार ने खुलेआम क्लियरेंस दी है, सब लिखित में सरकार के अपने रिकॉर्ड बोलते हैं। राइट, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कीमत को जो एसेट के तौर पर नहीं देखा जाता, तो हमने इन इको एंड एनर्जी टॉक, जो जिस नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है हमारा, उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। हमने ये बताया है, आज ही ये स्टोरी हमने पब्लिश की है, जिसमें हमने आपको बताया है कि कैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत बड़ा रोज़गार भी पैदा कर सकती है इको टूरिज़्म के रूप में, और हाई वैल्यू मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है उनको भी पैदा कर सकती है। मोंगाबे वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको लगातार इस तरह की रिपोर्ट वहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं, जहाँ पर आपको समझ में आता है कि इन्वायरमेंट सिर्फ हवा, पानी और मिट्टी नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा असेट है जिसको बचाने की ज़रूरत है। और अभी जब इतनी बड़ी बीमारी, महामारी फैली हुई है, तो हमें तब कम से कम ये समझना चाहिए कि क्या
महत्व है पर्यावरण का। मयंक, आपने मुझसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक की रिपोर्ट्स को आप फॉलो करते रहिए, इनको ट्विटर पर फॉलो कीजिए, इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स वहाँ पर हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मयंक के बारे में ज़्यादा जानकारी इनके और मोंगा बे के बारे में ज़्यादा जानकारी डालूंगा, वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।